बीकॉम सेकंड ईयर में आज हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आयकर से तात्पर्य। इनकम टैक्स से आपका क्या मीनिंग है। इसमें लिखा है आयकर आय पर लगने वाला एक वार्षिक कर है। इसका मतलब होता है जो इनकम टैक्स होता है वो एक साल में एक बार लगता है। इनकम टैक्स महीने का नहीं लगता, इनकम टैक्स फॉर्टनाइटली नहीं लगता, इनकम टैक्स छमाही नहीं लगता, इनकम टैक्स साल में केवल एक बार ही लगता है। आगे लिखा है यह प्रत्येक वर्ष में करदाता द्वारा वर्ष भर कमाई गई कर योग्य आय पर लगाया जाता है। इट मीन्स आपने पूरे साल में जितना पैसा कमाया है उस पर आप पर उसको आय माना जाएगा और उस आय पर ही आपका ये टैक्स लगेगा जिसे हम इनकम टैक्स कहते हैं। कर योग्य आय का निर्धारण कर की आयकर अधिनियम के अनुसार किया जाता है। एक इनकम टैक्स एक्ट है, उस एक्ट के अंदर कुछ रूल दिए गए हैं, उस रूल के हिसाब से भी आप पे इनकम पे टैक्स लगाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ जैसे मान लीजिए आपने इनकम कमाई 10 लाख रुपए और 5 लाख तक का इनकम टैक्स फ्री है। तो 10 लाख कमाया, 5 लाख के आपका फ्री हो गया टैक्स फ्री, तो बाकी जो 5 लाख बचा उस पर ही आपका टैक्स लगेगा। ठीक है, इसे बोलते हैं। आगे लिखा है इसमें करदाता कई प्रकार के होते हैं, जैसे एक फर्म, व्यक्ति, हिंदू अवैध परिवार, कंपनी, व्यक्तियों के समुदाय, सहकारी समिति, ट्रस्ट। इसका मतलब ये होता है इनकम टैक्स लगाने के लिए इनकम टैक्स एक्ट के अंदर व्यक्ति को कई हिस्सों में बांट लिया गया है। करदाता को आई मीन है, जैसे सबसे पहले एक व्यक्ति, व्यक्ति मतलब इंडिविजुअल, जैसे मैं, आप, ये कोई पर्टिकुलर एक पर्सन है, उसको हम करदाता बोल सकते हैं। आगे लिखा है फर्म, कोई फर्म हो सकती है जैसे हम साझेदारी फर्म कहते हैं, पार्टनरशिप फर्म। तीसरे नंबर पे आता है हिंदू अविभाजित परिवार। इसका मतलब होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसको भी हम एक इसमें करदाता मान सकते हैं। और उसके बाद चौथे नंबर पे आपके पास लिखा है इसके अंदर कंपनी, कंपनी को हम मान सकते हैं कोई ना कोई करदाता। व्यक्तियों के समुदाय यानी कि इंडिविजुअल ऑफ पर्सन, सहकारी समिति यानी कि आपके पास में जो सहकारी सहकारी समिति समझते हैं ना आप लोग, उसके हिसाब से होता है। और आगे लिखा है ट्रस्ट, इन सबको हम करदाता मान सकते हैं। अगला इसमें पॉइंट है कि आपको करदाता लिखा है आयकर किसे देना होता है। आयकर किसे देना होगा मतलब होता है किस किस व्यक्ति को आयकर देना होगा, इनकम टैक्स देना होगा। तो इनकम टैक्स देने के लिए यहाँ लिखा है प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जिसकी गत वर्षीय वित्तीय वर्ष की कर योग्य आय करमुक्त सीमा से अधिक हो, चालू वित्तीय वर्ष में लागू दरों से आयकर देना होता है। ये आपको मैंने क्लियर अभी किया कि जैसे मान लीजिए पूरे साल में आपकी इनकम 11 लाख रुपए निकल के आई और 5 लाख टैक्स फ्री है, तो 11 में से 5 लाख टैक्स फ्री हो गया, तो बाकी जो 6 लाख बचा उस पर आपको टैक्स देना होगा। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है आयकर की विशेषताएं। आयकर की क्या क्या विशेषताएं हैं, ये क्वेश्चन कभी कभी 4 मार्क्स में उठाता है एग्जाम में। तो सबसे पहले पॉइंट है प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स। आय एक प्रत्यक्ष कर है, जो आयकर है ये एक प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स है। और प्रत्यक्ष कर का तात्पर्य उस कर से है जिसका भार उस व्यक्ति पे पड़ता है जो उसे चुकाता है। इसका मतलब होता है इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स को आप किसी और पर्सन पे लेविड नहीं कर सकते, जिस पर्सन पे लेविड हुआ है वही पर्सन इसको पे करेगा। दूसरा पॉइंट है केंद्रीय कर। केंद्रीय कर मतलब ये केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। कर दो लोग वसूल कर सकते हैं हमारे इंडिया में, जो हमारा संघीय ढांचा है उसके हिसाब से। एक हमारा स्टेट गवर्नमेंट वसूल कर सकती है और दूसरा हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो इनकम टैक्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही वसूल करती है। आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि यूपी वाले इनकम टैक्स ले रहे हैं या एमपी वाले इनकम टैक्स ले रहे हैं, है ना। तो ये एक सेंट्रल टैक्स है। अगला पॉइंट है कुल आय पर कर। इसका मतलब होता है जितना भी आपने कुल आय कमाया है उस पर आपको टैक्स लगेगा। कुल आय का मतलब इसमें से किसी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती, कटौती करने से पहले आप पे टैक्स लगाया जाता है। और नंबर 4 लिखा है प्रगतिशील कर की दरें। इसका मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए जितना टैक्स लगा तो उस पर एक साथ टैक्स नहीं देना होता। प्रगतिशील, प्रगतिशील का मतलब प्रोग्रेसिव टैक्स है। जैसे हमारे इंडिया में है कि कुछ परसेंटेज 2-2.5 लाख 3 लाख तक हम छोड़ देते हैं, उसके ऊपर 10% टैक्स है, फिर और 20% है, फिर 30% है। तो ये इसे बोलते हैं प्रगतिशील कर की दरें। तो ये भी एक विशेषता है हमारे इनकम टैक्स की। और अगला पॉइंट लिखा है अधिभार। अधिभार का मतलब होता है सरचार्ज। सरचार्ज मीन्स टैक्स के ऊपर टैक्स। तो जो भी सरकार हम पर टैक्स लेविट करती है इनकम टैक्स के एक्ट के हिसाब से, उस पर आपको अलग से एक सरचार्ज देना होता है, जिस जो इस समय 4% के आसपास है।
तो यहाँ तक मैंने आपको जो अभी कराया, इसमें क्या आपको कराया, आयकर से तात्पर्य क्या है और आयकर की विशेषताएं क्या हैं। अगला पॉइंट है आय कर लगाने का आधार तथा विधि। किस तरह से इनकम टैक्स लगाया जाता है। इनकम टैक्स के अंदर 5 शीर्षक होते हैं। सबसे पहला है वेतन से आय, यानी कि इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा है मकान संपत्ति से आय, यानी कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा है व्यापार तथा पेशे के लाभ, यानी कि प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। नंबर 4 पे आता है पूंजी लाभ, यानी कि इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। और नंबर 5 पे है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और हिंदी में अन्य साधनों से आए। तो अगर कोई आपसे पूछे कि कितने प्रकार के शीर्षक होते हैं टोटल, कितने प्रकार के हेडिंग्स होते हैं इनकम के हेड इनकम टैक्स में, तो 5 टाइप के होते हैं। इन वेतन से आए, मकान संपत्ति से आए, व्यापार तथा पेशे के लाभ, पूंजी लाभ तथा अन्य साधनों से आए। आगे लिखा है एक करदाता की कुल आय योग्य उसके द्वारा दे कर की गणना करने के क्रमवार निम्न विधि अपनाई जाती है। ये आप एक बार पढ़ेंगे और इसका आगे मैं बना के पूरा बता दूंगा कैसे कैसे करते हैं इसको। तो अभी तो इस पॉइंट में केवल ये निकल के आया हमारे पास में कि इनकम टैक्स के 5 हेड होते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीवीपी जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं ना, पीजीवीपी व्यापार तथा पेशे के लाभ। नंबर 4 पे कैपिटल गेन, और नंबर 5 पे अन्य स्रोतों साधनों से आए। उसके बाद आपके पास में लिखा है अगला भारत में आयकर का संक्षिप्त इतिहास। सबसे पहला पॉइंट है आयकर का आरंभ। भारत में आयकर का प्रथम बार सन 1860 में सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों के द्वारा हानियों की पूर्ति करने के लिए सर जेम्स विल्सन द्वारा लगाया गया था। एक क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स में कि बताइए इनकम टैक्स में जो इंडिया में इनकम टैक्स की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो 1857 का जो स्वाधीनता संग्राम का जो प्रथम जो एक आंदोलन हुआ था, उसके हानियों को पूरा करने के लिए 1860 में सबसे पहले इनकम टैक्स इंडिया में लगाया गया था। दूसरा पॉइंट है आयकर अधिनियम 1886। आयकर अधिनियम 1860 में, 1963 में, 1968 में, 1871 में, इस तरह से विभिन्न प्रकार के इसमें अमेंडमेंट्स हुए। अमेंडमेंट्स मतलब संशोधन। पहले कुछ और थे रूल, उनको बाद में चेंज करके कुछ और कर दिया गया। नंबर तीसरा पॉइंट है आयकर अधिनियम 1918। ठीक है, इसमें इसकी खास बात 1918 की ये थी जो चेंज करके इसमें लाया कि इसमें जो आयकर की जो दर थी, जो रेट्स थे इनकम टैक्स के, वो थोड़े से ज़्यादा थे। और ऐसी अगला है आयकर अधिनियम 1922 है, 1939 है, आयकर 1961 है, और इस समय जो है वो 2000 चेंज हो चुका है काफ़ी। और इसमें लिखिए फिर अगला पॉइंट है महत्वपूर्ण परिभाषाएं। इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। एक एक मार्क्स में, 1 मार्क्स से लेकर 4 मार्क्स तक इसमें आती हैं महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो सबसे पहली परिभाषा है इनकम की। यह शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आयकर आय पर ही लगता है। इनकम टैक्स किस पे लगाएंगे आप, टैक्स किस पे लगाओगे, इनकम पर लगाओगे। तो इनकम ही पता होना चाहिए कि इनकम होती क्या है। तो ये आपका जो सेक्शन है 2 और सब सेक्शन 24 है। आय की परिभाषा, इसमें लिखा है आयकर अधिनियम में इस शब्द की कोई परिभाषा ही नहीं दी गई है, केवल यह दिया गया है कि आय में क्या क्या सम्मिलित है। इस धारा के अनुसार आय में निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं। नंबर 1 लाभ, किसी प्रकार का भी प्रॉफिट है वो आपकी इनकम मानी जाएगी। नंबर 2 लाभांश, यानी कि डिविडेंड। अगर आपने डिविडेंड कोई प्राप्त हुआ है आपको किसी कंपनी से, तो वो भी इसके अंदर आपकी इनकम माना जाएगा। थर्ड पॉइंट पे लिखा है पुण्यात अथवा धार्मिक उद्देश्यों के लिए स्थापित हुए ट्रस्ट या संस्था, वैज्ञानिक शोध संघ, खेलकूद संघ, विश्वविद्यालय या अन्य संस्था, अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्थान या इलेक्ट्रोलिट ट्रस्ट को स्वेच्छा से प्राप्त चंदों से आए। ये ऊपर नंबर पॉइंट 3 में जितने भी पॉइंट लिखे हैं, इनको कोई भी प्रकार का चंदा अगर हो रहा है तो चंदे से होने वाली इनकम जो है वो भी जो है इसके अंदर आएगी। ठीक है ना। नंबर 4 पर लिखा है कर्मचारियों को प्राप्त अनुलाभ। इसका मतलब क्या होता है, परक्यूजिट्स। परक्यूजिट्स का मतलब बड़ा सिंपल होता है, जैसे अगर कोई कर्मचारी है, कर्मचारी को किसी प्रकार की सुविधा दी गई है, तो वो सारी सुविधा जो है वो आपकी इनकम मानी जाएंगी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एम्प्लॉय मुंबई में काम करता है और मुंबई में उसको रहने के लिए कोई मकान दिया गया है कंपनी की तरफ से, अपने एम्प्लॉयर की तरफ से, तो जो मकान दिया गया है वो उसका एक सुविधा है सैलरी के अलावा, तो इसको अनुलाभ कहा जाता है, यानी कि परक्यूजिट्स कहा जाता है। और चौथे पॉइंट के अंदर आगे लिखा है वेतन के बदले में मिले हुए लाभ, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। कभी कभी सैलरी के अलावा आपको और बहुत सारे लाभ मिल जाते हैं, सैलरी नहीं देते, सैलरी के साथ में बहुत सारे लाभ देते हैं, तो वो सारे लाभ भी आपके इनकम माने जाएंगे। नंबर 5 कोई विशेष भत्ता
या लाभ जो करदाता को अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए दिए गए व्यय की पूर्ति करने के लिए स्वीकार किए गए हों। कोई विशेष भत्ता, बहुत सारे विशेष भत्ते होते हैं। भत्ते का मतलब होता है जो कैश में मिलते हैं। एक तो परक्यूजिट्स होता है, और परक्यूजिट्स के बाद में एक जो है वो होता है, एक परक्यूजिट्स होता है और इसके बाद में एक अलाउंसेस होता है। अलाउंसेस जो है वो कैश में दिए जाते हैं, तो इसके अलावा कैश में जितने दिए जा रहे हैं अलाउंसेस, वो सारे भी आपके क्या कहलाएंगे, वो भी आपका ये आपका कहलाएगा इनकम। और उसके बाद अगला पॉइंट लिखा है, छठा पॉइंट, करदाता को अपने कर्तव्य पालन करने के लिए, अपने निजी व्यय की पूर्ति के लिए तथा जीवन निर्वाह की बढ़ी हुई लागत की क्षतिपूर्ति के लिए प्राप्त क्षतिपूर्ति भत्ता। इसका मतलब क्या होता है क्षतिपूर्ति भत्ता? क्षतिपूर्ति भत्ता का मतलब होता है किसी प्रकार की क्षति को पूरा करने के लिए आपको अगर कोई पैसे दिए जाते हैं तो वो भी आपकी इनकम मानी जाती है। सातवां पॉइंट लिखा है, प्रतिनिधि करदाता को कोई लाभ तथा अनुलाभ का मूल्य। नंबर 7 पॉइंट है, वह धन जो व्यापार तथा पेशे के शीर्षक कार्य योग्य है। ठीक बात है, जो भी आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस से अगर आपको धन कोई मिला है तो वो भी आपका टैक्सेबल होगा और उसको आप इनकम मानी जाएगी। नंबर 10, पूंजी लाभ। पूंजी लाभ का मतलब क्या होता है? कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई शेयर्स बेचे, कोई आपने सोना चांदी बेचा, कोई आपने प्रॉपर्टी बेची, कोई आपने मकान दुकान बेची, और बेचने के बाद में उसका आपको भारी भरकम इनकम मिलती है, भारी भरकम आपको कुछ पैसे की प्राप्ति होती है, तो वो भी आपका क्या कहलाएगा? वो भी आपकी इनकम कहलाएगी, यानी कि आय कहलाएगी। नंबर 10 पॉइंट, एक व्यापारिक बीमा कंपनी या सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बीमा की व्यवसाय के लाभ। कोई बीमा कंपनी है, अगर कोई बीमा कंपनी से उसको कोई प्रॉफिट मिल रहा है तो वो भी आपकी इनकम मानी जाएगी। और अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है और उससे भी आपने बीमा कराया और बीमा कराने के बाद आपको व्यवसाय से उससे कोई लाभ हो रहा है तो वो भी आपको यहाँ पर इनकम माना जाएगा। 11, लॉटरी, क्रॉसवर्ड, पहेली, घुड़दौड़ आदि के इनाम की राशि, ताश तथा अन्य खेलों से जीत तथा जुए या शर्त दाव से आए। अगर आपने कोई जुआ खेला है, कोई आपने लॉटरी, क्रॉसवर्ड, पजल्स, कोई आते हैं ना गेम, बहुत से सुडो गेम आता है, उससे कोई आपको इनकम प्राप्त हो गई है तो वो भी आपकी इनकम मानी जाएगी। अब कुछ बच्चे यहाँ क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, सर यहाँ तो जो है जुए या शर्त, जुए की जो है वो गेम क्या लीगल है? लीगल, तो ये इनकम टैक्स में बड़ा क्लियरली लिखा है कि यहाँ पर किसी प्रकार से भी लीगल और इलीगल इनकम से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकम है, टैक्सेबल है, अदरवाइज नहीं। और उसके बाद में 12 पॉइंट है, प्रोविडेंट फंड की और सुपरनेशन फंड है, तो कर्मचारियों के कल्याण के लिए स्थापित किसी फंड में कर्मचारियों को अंशदान या नियोक्ता से आय होगी। 13 पॉइंट है, कीमैन बीमा पॉलिसी से प्राप्त कोई आय। कीमैन बीमा पॉलिसी क्या होती है, मैं इसके लिए अलग से आपको एक 2 मिनट का वीडियो अलग बना के दूंगा इसके लिए। उसके बाद में अगला पॉइंट है 14, किसी इंडिविजुअल या एचयूएफ को गत वर्ष में किसी पर्सन या व्यक्तियों से बिना प्रतिफल या अपूर्ण प्रतिफल प्राप्त धनराशि। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। सपोज करिए, वैसे ही आगे इसमें आएगा हमारे पास, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो एक एचयूएफ है, एचयूएफ है मतलब के अंदर के उसमें 4 या 5 है लोग हैं, और 4-5 लोगों को जो उन्होंने कोई बिजनेस चला रहे हैं या कोई अपना जो एक संयुक्त परिवार का जो एक बिजनेस है वो चल रहा है, उससे उनको प्रॉफिट आता है और फिर टैक्स लगने के बाद फिर उनको दोबारा प्रॉफिट मिलता है, तो वो भी आपकी इनकम मानी जाएगी। उसके बाद में आगे लिखा है, अगला कोई पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, पढ़ लीजिए, फिर भी गो थ्रू हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम आती है मुझे बताइएगा। अगला लिखा है ग्रॉस टोटल इनकम, यानी कि सकल कुल आय। सकल कुल आय के अंदर 5 चीज़ें होती हैं, जैसे 5 मैंने इनकम के हेड बताए थे, पांचों इनकम के हेड की जो इनकम निकल के आती है उनके टोटल को आप लोग सकल कुल आय कहते हैं। और ये सेक्शन है 80B सब सेक्शन 5, ये है इसके अंदर। उसके बाद फिर लिखा है कुल आय। कुल आय का मतलब टोटल इनकम। टोटल इनकम का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो 5 हेड आए आपके इनकम के, तो इनकम के जो 5 हेड आए उनकी जो टोटल इनकम निकल कर आती है, और उसमें से आप रिडक्शन लेस करेंगे, तो रिडक्शन लेस करने के बाद जो इनकम आएगी उसको हम बोलते हैं टोटल इनकम। और ये सेक्शन 2 सब सेक्शन 45 है, इसमें लिखा भी है, सकल कुल आय में से धाराएं 80C से लेकर 80U तक दिए गए कटौती घटाने के बाद जो राशि आती है वह कुल आय तथा कर योग्य आय कहलाती है। इस आय पर ही कर की गणना की जाती है। यही वो इनकम है बेटे जिस पर आप जो है इनकम की अपने इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे। और अगर लिखा है कुल आय को 10 रुपए के निकटतम गुणक के रूप में राउंड ऑफ कर दिया जाता है। इसमें जैसे मान लो इनकम निकल के आई 1665, तो 65 नहीं मानी जाएगी, उसको 70 मान लिया जाएगा। 10 रुपए के लिखा है, 10 रुपए के निकटतम गुणांक के रूप में राउंड ऑफ, 5 से ज़्यादा होता है तो उसको पूरा फिर आगे 10 रुपए एक्स्ट्रा ले लिए जाते हैं। एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आता है एग्जाम में 4 मार्क्स में, सकल कुल आय तथा कुल आय में अंतर बताइए। ये 4 मार्क्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आइए इसको पढ़ते हैं। एक तरफ लिखा है सकल कुल आय और एक तरफ लिखा है कुल आय। सकल कुल आय के अंदर लिखा है सकल कुल आय विभिन्न शीर्षकों
जैसे वेतन, मकान संपत्ति से आय, व्यापार तथा पेशे से आय, यानी कि जो 5 हेड है उसको योग को आप सकल कुल आय कहेंगे। जबकि दूसरी तरफ लिखा है कुल आय, सकल कुल आय में से कटौती करेंगे 80C से 80U तक जो कटौती निकल के आती है उन्हें घटाने के बाद जो आय बचती है उसे कुल आय कहते हैं। मतलब कुल आय का मतलब जो कटौती से पहले की जो इनकम है वो सकल कुल आय, कटौती के बाद में जो इनकम निकल के आएगी वो कुल आय। ये इसका पहला मेन डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस है सकल कुल आय को राउंड ऑफ नहीं किया जाता है, हाँ ठीक बात है, जबकि कुल आय को 10 रुपए के निकटतम गुणांक तक राउंड ऑफ किया जाता है। ये इसका दूसरा डिफरेंस है। तीसरा डिफरेंस है सकल कुल आय पर कर नहीं लगाया जाता, बिल्कुल नहीं लगाया जाता, क्योंकि डिडक्शन करने के बाद टैक्स लगाओगे। और इसका पॉइंट यहाँ लिखा है कि कुल आय पर निर्धारित दरों से कर की गणना की जाती है। हाँ, इसमें से इसी पर टैक्स लगता है कुल आय पर। चौथा पॉइंट है सकल कुल आय किसी भी दशा में कुल आय से कम नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। कुल आय सकल कुल आय के बराबर या कम हो जाती है, क्योंकि इसमें से कुछ डिडक्ट करेंगे या तो बराबर, या तो डिडक्ट नहीं होगा बिल्कुल भी, या तो वही अमाउंट रहेगी, या डिडक्ट करेंगे तो कम हो जाएगी। तो कुल आय हमेशा कम होगी या बराबर होगी? सकल कुल आय हमेशा ज्यादा होगी कुल आय से। सकल कुल आय में कृषि आय शामिल नहीं की जाती। कृषि आय क्या होती है, एक पूरा चैप्टर है, मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे कि कृषि आय किसे कहते हैं। तो बस ये समझ लीजिए अभी तो कि सकल कुल आय में कृषि आय यानी कि एग्रीकल्चर इनकम शामिल नहीं की जाती। और कुल आय में यदि कृषि आय 50,000 से अधिक है तो इसे एक व्यक्ति के या HUF की आय में शामिल करके फिर टैक्स लगाया जाता है। तो 5 पॉइंट हैं ये। 4 नंबर में 5 पॉइंट, वैसे तो एक नंबर का एक पॉइंट होता है, अगर 5 याद करिएगा, अगर 5 के 5 एग्जाम में याद रह जाते हैं 5 के 5 लिख दीजिए, अगर आपको 4 ही याद रहते हैं तो 4 ही लिख दीजिए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आगे लिखा है ये दोनों आय निम्न चार्ट द्वारा भी दर्शाई जा सकती हैं। जैसे वेतन से आय लिखा है, फिर मकान संपत्ति से आय, व्यापार पेशे से आय, पूंजी लाभ, और ये पांचों जो हेड है हमने लिख लिए। लिखने के बाद जो निकल के आता है उसे बोलते हैं सकल कुल आय। उसमें से घटाते हैं, क्या घटाते हैं, धारा 80C से 80U तक कटौती घटाएंगे, जो निकल के आएगा उसे बोलेंगे कुल आय। ठीक है बच्चों, तो ये जो ऊपर का पूरा चार्ट समझाया गया था, इस चार्ट को हमने यहाँ शॉर्ट में समझा दिया कि पांच जो हेड हैं उनको जो इनकम निकल के आएगी जो सकल आय यानी कि ग्रॉस टोटल इनकम GTI, उसमें से 80C से लेके 80U तक जो इनकम रिडक्शन घटाएंगे फिर निकल के आएगा आपका ग्रॉस एनुअल इनकम या ग्रॉस टोटल कुल आय बोलेंगे इसे। उसके बाद अगला टॉपिक आता है कैजुअल इनकम। नाम से इसके पता लग रहा है कैजुअल, जो अचानक हो जाए। लिखा भी है ऐसी प्राप्तियां जो संयोगवश बिना आशा से प्राप्त हो गई हों तथा जो बार बार न होने वाली प्रकृति की है, आकस्मिक आय कहलाती हैं। इसमें दो इसमें मेन पॉइंट बताए। पहला पॉइंट बताया एक तो बिना आशा, आपको कोई आशा नहीं है कि पैसा प्राप्त हो जाएगा। और दूसरा लिखा है जो बार बार ना होने वाली प्रकृति की है, यानी कि नॉन रिकरिंग है, जो बार बार नहीं होती वही तो है। मैं एग्जांपल बताता हूँ। आप लोग जा रहे हैं रास्ते में, आपको 5,000 रुपये रास्ते में पड़े हुए सड़क पर मिल गए, तो वो 5,000 रुपये की क्या आपको आशा थी कि मिल जाएंगे? आप जब जा रहे थे कहीं क्या पता था कि हमें 5,000 मिल जाएंगे? नहीं ना, तो इसकी आशा नहीं थी आपको। और क्या ये, और आगे लिखा था बार बार ना हो, क्या ये 5,000 रुपये बार बार मिलेंगे आपको? मिल ही जा, पहली बात, पहले तो पैसे मिल ही जाते थे, आजकल तो कहीं पैसे पड़ के मिलती भी नहीं है कहीं भी। तो ये लिखा है कि जो प्राप्तियां संयोगवश बिना आशा के प्राप्त हो जाती हैं और जो बार बार ना हो उन्हें हम आकस्मिक आय कहते हैं। जैसे रास्ते में पड़े हुए पैसे मिल गए या भाग्यवश कुछ और मिल गया, जैसे लिखा भी है यहाँ पर कि उदाहरण के लिए किसी खोए हुए बच्चे को ढूंढ कर लाने को मिला हुआ इनाम। कोई बच्चा खो गया, उसके माँ बाप ने कहा कि कोई बच्चा इसको ढूंढ के लाएगा उसे उचित इनाम दिया जाएगा। आपने मान लिया वो बच्चा ढूंढ के ला दिया, आपको मिल गया, आपने उसको माँ बाप को दे दिया, माँ आपने उसका पैसे दे दिया। तो क्या ये बार बार होगा? नहीं होगा बार बार। क्या ये आशा थी आपको? बिल्कुल आशा नहीं थी। ठीक है, तो इसे जो है आप आकस्मिक इनाम कहा जाएगा। लेकिन आगे लिखा भी है यदि इनाम से पहले की घोषणा नहीं ना की गई हो तो। अगर मान लो माँ बाप ने पहले इनाम दे दिया तो वो आकस्मिक आय है, फिर तो आपने आशा में किया है। आशा ना हो किसी बात की कि हम पैसा इतना दे देंगे, पैसा आपको अचानक मिल जाएगा, तो उसको बोलते हैं आप आकस्मिक आय या कैजुअल इनकम। दूसरे पॉइंट पे लिखा है लॉटरी से, वर्ग पहेली से, घुड़दौड़ से, घुड़सौत रहित ताश के खेल से, किसी प्रकृति के जुए दांव से जीत में होने वाली आय आकस्मिक आय ही कहलाएगी। क्योंकि लॉटरी में हम पता नहीं होता हमें कितने पैसे निकलेंगे, एक आशा है। वर्ग पहेली से नहीं पता, दौड़ से नहीं पता, घुड़दौड़ में, ताश के पत्तों में नहीं पता हमें जो जुआ खेलते हैं कितने पैसे जीतेंगे कितने नहीं जीतेंगे। तो किसी प्रकार के जो जुआ है तो उसको जो है आप क्या बोलेंगे? आकस्मिक आय बोलेंगे। और आगे लिखा है परंतु निम्न आय आकस्मिक आय नहीं है। जैसे कर योग्य पूंजी लाभ, वो आपका आकस्मिक आय नहीं है। व्यापार तथा पेशे से हुई प्राप्तियां, अगर कोई आप व्यापार कर रहे हैं तो उससे कोई आपको पैसा अगर मिल रहा है तो वो व्यापार तो वो तो आपका बिजनेस है, वो आपका आकस्मिक आय थोड़ी है।
एक कर्मचारी के पारिश्रमिक से जुड़ने वाली अन्य प्राप्तियां जैसे बोनस, ग्रेचुटी, अनुलाभ, जैसे कोई आदमी को किसी को बोनस मिलता है, ग्रेचुटी मिलती है, ये समझाएंगे आपको आगे जाकर सैलरी वाले चैप्टर में, तो उसको भी ये जो है ये आपकी कैजुअल इनकम नहीं है। और दूसरा पॉइंट लिखा है किसी व्यवसाय या पेशे के दौरान यदि स्वेच्छा से कोई बख्शीश, इनाम या इंग्लिश में टिप मिलता है तो वह आकस्मिक आय नहीं होगी। उदाहरण के लिए होटल में वेटर को प्राप्त बख्शिश, टैक्सी ड्राइवर को बख्शिश, कहते हैं ना कीप द चेंज, तो जो पैसे रख लेते हैं वो, तो वो आपकी जो है ये आपकी कैजुअल इनकम नहीं होगी। आदि उनकी व्यवसायिक आय होगी, ये उनकी व्यवसायिक आय है, व्यवसायिक मतलब उनकी बिजनेस की इनकम है, ये उनकी जो है कैजुअल इनकम नहीं है। इसी प्रकार किसी मुकदमे में जीतने पर लॉयर को अपने ग्राहक यानी कि मुवक्किल से, जो उनका क्लाइंट है, उससे निर्धारित फीस से अधिक धन मिल जाता है, तो ये उस लॉयर की पेशे की आय होगी, ये आकस्मिक आय नहीं होगी। 1 मार्क्स में क्वेश्चन उठ सकता है बच्चों, यहाँ से आपसे क्वेश्चन दे देगा, 2-4 पॉइंट दे देगा और आपसे कहेगा बताइए ये इनकम जो है आपकी कैजुअल इनकम है या नहीं, तो आपको बहुत ध्यान से देखना है, ये उनके सबकी बिजनेस की इनकम है, उनके पेशे की इनकम है, ये उनके आकस्मिक आय नहीं है। आकस्मिक आय के अंदर तो बस 2 बातें ध्यान रखनी, एक तो आशा ना हो, है ना, और दूसरा वो बार बार ना हो। बार बार जैसे वकील है, अब वकील को तो बार बार इनकम मिलेगी मिलेगी, आज कोई सा क्लाइंट देखे जाएगा, कल को कोई कोई और सा क्लाइंट देखे जाएगा, है ना। टिप भी वेटर को जो टिप मिलती है वो टिप मिलती है, वो भी आज अभी थोड़ी देर में कोई वो आया चाय पीने, उसने टिप दे दी, थोड़ी देर बाद दूसरा कोई कॉफ़ी पीने आया, तीसरा कोई फैमिली के साथ खाना खाने आया, उसने टिप दे दी, तो ये तो उसकी लगातार होने वाली इनकम है, तो जो ये तो उनकी आकस्मिक हो ही नहीं सकती। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। थर्ड पॉइंट लिखा है किस रिश्तेदार से व्यक्तिगत भेंट, जैसे जन्मदिन पर या विवाह की वर्षगांठ पर, जो शादी की सालगिरह है उस पर आपको कोई पैसा मिल गया या आपको कोई इनकम मिल गई, तो वो इनकम भी आपकी जो है वो, और आगे लिखा है यह भेंट पारिवारिक प्रेम के कारण दी जाती है और कर योग्य नहीं होगी, इस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि ये प्रेम से दी जा रही है, ये आपकी कोई इनकम नहीं है। एक आईफोन दे दिया किसी नव दंपति को शादी की सालगिरह पर, किसी ने आईफोन दे दिया, तो वो उसकी इनकम थोड़ी है, वो तो प्रेम के कारण दी जाती है, आईफोन ऐसे थोड़ी कोई किसी को देता है कोई, है ना। आगे लिखा है उदाहरण, एक पिता के द्वारा पुत्र को, एक पति के द्वारा पत्नी को तथा एक रिश्तेदार द्वारा दूसरे रिश्तेदार को प्रतिवर्ष कोई राशि भेंट के रूप में दिया जाने वाला, केवल एक इसे भेंट माना जाएगा, इसे किसी भी रूप में आय नहीं किया जा सकता। चौथा पॉइंट है किसी अनुबंध के अंतर्गत दे कोई राशि आकस्मिक आय नहीं मानी जाएगी। एक पति द्वारा अपनी पत्नी को भुगतान पृथक रहने के अनुबंध के अंतर्गत निर्वाह भत्ते के रूप में हुआ है, तो वह ना आकस्मिक आय है, ना वह व्यक्तिगत है, वह कर योग्य है। इसका मतलब ये होता है जैसे मान लिए पति पत्नी में कोई तलाक हो गया और उसके बाद में पति को कोर्ट ने कहा कि आप हर महीने इसको 5,000 रुपया या 6,000 रुपये अपनी वाइफ को देंगे, तो वो उसका एक भत्ता है, वो उसको जीवन जीने का, जीवन निर्वाह करने का भत्ता है, और जो है वो कर योग्य होगा, क्योंकि आकस्मिक आय तो है नहीं, तो क्योंकि रिकरिंग होगा, हर महीने दिया जाएगा, तो मैंने आपको पहले बताया आकस्मिक आय में तो हर महीने कुछ अमाउंट दी जाती है ना, तो वो चीज़ है। अगला पॉइंट लिखा है आकस्मिक आय के संबंध में अन्य प्रावधान, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार पढ़ लीजिए थोड़ा सा। एक तो खर्च में कटौती नहीं होती, किसी प्रकार का खर्च की कटौती नहीं है, लॉटरी के टिकट का एग्जाम्पल दिया है, समझ में आपकी आ जाएगा, नहीं आए तो मुझे बताइएगा। अगला पॉइंट, अगली परिभाषा आपके पास है व्यक्ति की, व्यक्ति का मतलब पर्सन, सेक्शन 2 सबसेक्शन 31। आप कहेंगे सर पर्सन का मतलब तो पर्सन होता है लेकिन इनकम टैक्स के हिसाब से पर्सन यहाँ पे 8 टाइप के हैं। पहला है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब जैसे हम और आप, ये व्यक्ति माना जाएगा, लिखा भी है व्यक्ति शब्द में निम्न शामिल हैं, नंबर 1 पे इंडिविजुअल, नंबर 2 पे HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, नंबर 3 पे कंपनी, नंबर 4 पे फर्म, फर्म का मतलब यहाँ साझेदारी फर्म से है, नंबर 5 पे एसोसिएशन ऑफ पर्सन, नंबर 6 पे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल यानी कि शॉर्ट में इसको BOI कहते हैं, नंबर 7 पर नगर पालिका हो या नगर महानगर नगर निगम हो, जिला परिषद हो, जो भी हो, स्थानीय सत्ता बोलते हैं इसको, और नंबर 8 पे आता है प्रत्येक कृत्रिम व्यक्ति, जैसे वैधानिक निगम है, विश्वविद्यालय है, मूर्ति है, किसी मंदिर में रखी गई मूर्ति को कभी कभी इनकम टैक्स सरकार उस पर लगा देती है, तो उससे बोलते हैं ये। तो 8 प्रकार के जो है इसमें व्यक्ति में ये 8 चीज़ें शामिल हैं। 4 नंबर में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, उसे थोड़ा सा आप रिवाइज अच्छे से कर लीजिए, 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। इन सब के बारे में आपको मैं बाद में बताऊँगा कि व्यक्ति किसे कहते हैं, फर्म किसे कहते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन किसे कहते हैं, मैं आपको सब बताऊँगा आगे चल रहे। अभी तो गो थ्रू हो जाइए थोड़ा इसके डेफिनेशन से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है, बहुत बार आ चुकी है कि हु आर SSE, करदाता किसे कहते हैं, ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 है। तो इसमें लिखा है करदाता से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो इस अधिनियम के अंतर्गत, तो इसमें 7 पॉइंट हैं। अब 7 पॉइंट आप देखिए कैसे कैसे। नंबर 1,
कर तथा अन्य कोई राशि ब्याज अर्थरण के लिए उत्तरदायी है। अगर कोई व्यक्ति इनकम टैक्स में कोई टैक्स देने के उत्तरदायी है तो उसे करदाता माना जाएगा। सिंपल सी बात। जैसे मान लो मैं सैलरी कमाता हूँ और सैलरी कमाने के बाद में मेरी सैलरी जो है वो एक्सीड जो प्रेमिसियल लिमिट है उससे आगे है, तो उस पर मुझे करदाता माना जाएगा, क्योंकि मैं टैक्स देने के लिए बाध्य हूँ सरकार को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, है ना। तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट लिखा है उस व्यक्ति की आय के निर्धारण के लिए कार्यवाही आरंभ कर दी गई है। इसका मतलब क्या होता है? दूसरा नंबर, अगर आप सरकार ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपके खिलाफ जो है कार्रवाई शुरू कर दी टैक्स देने के लिए, तो भी आप करदाता माने जाएंगे। पहला नंबर क्या है कि पहला नंबर क्या है कि आपको उत्तरदायी हो, और दूसरे नंबर में क्या लिखा है कि उत्तरदायी होने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कार्रवाई शुरू कर दी है। तो ये भी आपका क्या कहलाएगा? ये आपका इनकम कहलाएगी आपके पास में। तीसरे नंबर पर लिखा है उस व्यक्ति पर किसी अन्य व्यक्ति की आय के निर्धारण के लिए कार्यवाही आरंभ कर दी गई है। हाँ, या तो उस व्यक्ति पर या अन्य किसी व्यक्ति के आय के निर्धारण के लिए कार्यवाही आरंभ कर दी गई है, तो भी आपका ये इनका करदाता माना जाएगा। चौथे नंबर पर लिखा है आपके पास में, चौथे नंबर पे है उस व्यक्ति द्वारा कर की वापसी के लिए कार्यवाही आरंभ कर दी गई है। मान लीजिए सरकार को आपने टैक्स दे दिया 5,000 का, और जब आपकी असेसमेंट हुआ तो आपको पता लगा कि यार टैक्स तो ना है 4,000, तो 1,000 रुपये सरकार आपको वापस करेगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आई मीन, ठीक है। तो तब भी आपको क्या माना जाएगा? करदाता माना जाएगा। नंबर 5, उसकी स्वयं की हानि निर्धारण करने के लिए उस पर कार्यवाही आरंभ कर दी गई है। ये तो हो गया, वही पॉइंट है, चौथा पॉइंट। नेक्स्ट, डीम्ड एसएससी। डीम्ड एसएससी का मतलब उसे माना हुआ करदाता मान लिया जाता है। माना हुआ करदाता कैसे माना जाता है इसके मैं आगे पढ़ाऊंगा पूरा। और आगे लिखा है उसको चूक में करदाता यानी कि एसएससी इन डिफॉल्ट मान लिया गया है। तो ये 7 पॉइंट हैं टोटल, तो इन सारे व्यक्तियों को करदाता माना जाएगा। हाँ, अभी पॉइंट आ गया, डीम्ड एसएससी है माना हुआ करदाता। तो लिखा है जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की आय के संबंध में करदाता माना जाता है तो उसे माना हुआ करदाता माना जाता है। जैसे उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका कानूनी उत्तराधिकारी उस आय के संबंध में करदाता माना जाता है जिस पर मृत्यु से पहले कर न चुकाया गया हो। मतलब क्या होता है इसका? मतलब क्या है, कोई आदमी की डेथ हो गई और डेथ होने के बाद में उसका जो लीगल आयर है, जिसका कानूनी उत्तराधिकारी है, मान लो उसका बेटा है या किसी और को वो अपनी संपत्ति बिल सब कुछ देके गया है विल के हिसाब से, तो उस आदमी को फिर इनकम टैक्स का एसएससी माना जाएगा, यानी कि माना हुआ करदाता माना जाएगा। क्योंकि वो आदमी मर गया, अब जो आदमी मर गया तो वो तो ऊपर से टैक्स देने आएगा नहीं, तो उसके बदले में जिसके पास उसका सारा कानूनी उत्तराधिकारी है वो ही आदमी टैक्स देगा। तो इसे इनकम टैक्स के नज़र में माना हुआ करदाता कहा जाता है। अगला पॉइंट है एसएससी इन डिफॉल्ट। इसका मतलब क्या होता है साहब? इसका मतलब होता है अधिनियम के अंतर्गत जब किसी कार्य का उत्तरदायी किसी व्यक्ति पर डाला जाता है और वो उस कार्य को नहीं करता तो ऐसे व्यक्ति को चूक में करदाता कहा जाता है, यानी कि एसएससी इन डिफॉल्ट। उदाहरणतः यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कोई धनराशि देते समय आयकर की कटौती काटने का उत्तरदायी है और वह यदि कर नहीं काटता या काटकर सरकारी खाते में जमा नहीं कराता तो व्यक्ति चूक में करदाता माना जाता है। मैं इससे एग्जाम्पल दे बताता हूँ। केबीसी आता है, कौन बनेगा करोड़पति। अगर कौन बनेगा करोड़पति आता है और उसमें आप लोग इनाम जीत कर लाए मान लो, और उन लोगों ने आपका टैक्स नहीं काटा, ठीक है, तो आप तो अपना इनाम लेकर घर आ गए, तो जो सोनी टीवी है जिस पर भी वो आता है, मुझे नाम नहीं पता, तो जो वहाँ पर टैक्सेबल जो वो कंपनी देगी, वो जो टीवी की कंपनी है टीवी चैनल देगा सरकार के खाते में टैक्स, तो उसको चूक में करदाता मानेगा, क्योंकि उसको टैक्स काटना था, आपका टीडीएस काटना था, उसने टीडीएस नहीं काटा तो टैक्स फिर आप पर नहीं लगेगा, टैक्स उस पर लगेगा फिर, तो उसे चूक में करदाता बोला जाता है। अगली परिभाषा है असेसमेंट ईयर। इसे हिंदी में बोलते हैं कर निर्धारण वर्ष, सेक्शन 2 सबसेक्शन 9। कर निर्धारण वर्ष, नाम से इसके पता लग रहा है कर निर्धारण, कर का निर्धारण कब किया जाएगा। जैसे मान लो मैंने आपको बताया था इनकम टैक्स एक साल का एक बार में लगता है, तो मान लो आपने पिछले साल टैक्स कमाया, तो पिछले साल का जो टैक्स कमाया उसकी इनकम, उस पर टैक्स कब दोगे? इस साल दोगे ना। पिछले साल इनकम कमाई, टैक्स आप इस साल दोगे, तो जिस साल में टैक्स देते हैं उसे इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर कहते हैं, है ना। जैसे मान लो पिछले साल हमने जो भी इनकम कमाई तो उस पर टैक्स कब देना होगा? मैं इस साल देना पड़ेगा, तो इसे हम असेसमेंट ईयर बोलेंगे। और जो जिसमें इनकम कमाते हैं उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर। अब जैसे मान लो मैं इस साल टैक्स दे रहा हूँ, तो मैं इस साल जब टैक्स दूंगा, तो मैं जब इस साल टैक्स दूंगा तो वो तो मेरा असेसमेंट ईयर होगा पिछले साल के हिसाब से, लेकिन जो मैं इस साल कमाऊंगा उसका टैक्स मैं कब दूंगा? अगले साल जाकर दूंगा। तो जैसे इसमें 2020 चल रहा है, तो 2020 का टैक्स मैं कब दूंगा? 2021 में। तो 2021 असेसमेंट ईयर कहलाएगा और 2020 प्रीवियस ईयर कहलाएगा, है ना। अब 2021 में जो मैंने कमाया उसका मैं टैक्स कब दूंगा? 2022 में। तो 2022 जो कहलाएगा वो कौन सी क्या कहलाएगा? आपका असेसमेंट ईयर। और 2021 क्या कहलाएगा? आपका प्रीवियस ईयर। तो ये क्वेश्चन आ सकता है एक नंबर में कि बताइए कि असेसमेंट ईयर कभी प्रीवियस ईयर हो सकता है? यस, ऑब्वियसली हो सकता है, क्योंकि असेसमेंट ईयर उस
ईयर के लिए तो असेसमेंट ईयर है पिछले साल के हिसाब से, मगर आने वाले साल के हिसाब से वो क्या है, वो प्रीवियस ईयर है। तो असेसमेंट की डेफिनेशन में दी हुई आई पढ़ लेते हैं। कर निर्धारण वर्ष का आज से 12 महीने की उस अवधि से है जो प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को शुरू होती है और 31 मार्च को समाप्त होती है। एक करदाता अपनी गत वित्तीय वर्ष की आय पर अगले वित्तीय वर्ष में चुकाता है, कर चुकाता है, लिखा है देखिए यहाँ पर कि एक करदाता अपनी गत गत मतलब प्रीवियस ईयर, जो प्रीवियस ईयर है उसकी आय पर अगले वित्तीय वर्ष में कर चुकाता है। अब ये चेंज हो गया है, जनवरी हो गया, आप तो कह रहे हैं अप्रैल वगैरह खत्म हो गया सर। आगे लिखा है गत वर्ष किसे कहते हैं। तो गत वर्ष का मतलब मैंने आपको बताया पिछले साल को जो है जिसमें आप टैक्स, जिसमें आप इनकम कमाते हैं वो गत वर्ष कहलाता है। जिस साल में टैक्स देते हैं उसे असेसमेंट ईयर कहते हैं। थोड़े से आप पढ़ लीजिए। इसमें कुछ अपवाद हैं, ये अपवाद बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लिखे हैं देखिए यहाँ पर। ये एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, ये इलस्ट्रेशन अपने आप करिए, बहुत आसान है। नहीं आएगा मुझे बताइए, मैं आपको करा दूंगा। ये सामान्य नियम तथा उसके अपवाद, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये सामान्य नियम यहाँ लिखा है कि सामान्य नियम के अनुसार कर निर्धारण वर्ष में करदाता की गत वर्ष की आय पर कर लगता है। इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं। निम्नलिखित दशाओं में करदाताओं पर आय कमाने के वर्ष में ही कर लग जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए मैं आपको बताया कि जिस साल हम कमाते हैं उस साल टैक्स नहीं देते, अगले साल जाकर टैक्स देंगे, ठीक है। और जो अगले साल कमाएंगे उससे अगले साल में टैक्स देंगे। मगर इसके कुछ अपवाद हैं, कुछ एक्सेप्शन हैं जहाँ ये रूल नहीं लगता। सबसे पहले लिखा है अनिवासियों की समुद्री जहाज द्वारा व्यापार से आय। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई एनआरआई है ना। अब एनआरआई जो है वो समुद्री जहाज द्वारा व्यापार से आय करी उन्होंने, तो उस पर जो है ये माना जाएगा कि जितना भी आपने इंडियन पोर्ट से जो भी आपने व्यापार किया है, इंडियन पोर्ट मतलब जो इन भारतीय बंदरगाह है जहाँ पे पानी के जहाज वहाँ जाते हैं, अगर वहाँ से आपने कोई व्यापार किया है तो जितना आपने प्राप्त राशि की है उसका 7.5 भाग कर योग्य आय मानकर चालू वर्ष में कर लिया जाएगा। ये सरकार ने रूल क्यों बनाया है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जो इंडियन पोर्ट से कोई जहाज चलता है यहाँ से, जैसे मान लो बाहर का कोई जहाज आया, अब बाहर ब्रिटेन का कोई जहाज आया, अब ब्रिटेन का कोई जहाज आया तो वो इंडियन यहाँ आया, उसके बाद आने के बाद चला जाएगा, पता नहीं कब वापस आएगा। मान लो 1 साल के बाद आया, 1.5 साल के बाद, हो सकता है इस साल में वापस आ जाए। तो सरकार वेट नहीं करती, सरकार कहती है भैया आपने इस साल यहाँ इनकम कमाई है, हमें हाथों हाथ टैक्स दे जाओ, फिर तुम कहीं भी जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए रूल बनाया गया, क्या रूल बनाया गया कि अनिवासियों की समुद्री जहाज द्वारा व्यापार से आए। ये धारा 172 है, ठीक है। अगला दूसरा पॉइंट, भारत को छोड़कर जाने वाली व्यक्तियों की आय। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अगर व्यक्ति इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता लग जाए कि ये आदमी अभी इंडिया छोड़ कर जा रहा है, अभी वापस नहीं आएगा, तो क्या इंतजार करेंगे अगले साल तक का कि हमें टैक्स दो। सरकार क्या कहती है, भैया अभी टैक्स दे जाओ हमें फटाफट, चाहे तुम बाद में आइयो या मत आइयो। तो ये पॉइंट है, ये सेक्शन 174 है। आगे लिखा है एओपी जो होते हैं, जो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है या हमारे किसी व्यक्तियों का संघ है, तो अगर वो किसी काम के लिए बनाया जाता है, मान लो कोई व्यक्तियों का संघ है किसी काम के लिए बना और बनने के बाद में उसको फिर डिसॉल्व कर दिया गया, तो फिर टैक्स लेना मुश्किल हो जाता है लीगल वे में। तो सरकार कहती है ठीक है, आपको जिस काम के लिए बने हो तो वो काम जैसे ही आपका ख़त्म हो तुरंत हमें टैक्स दो, और टैक्स देने के बाद में आपका जो है इसे डिसॉल्व कर दो, हमें कोई मतलब नहीं है। तो वो भी, ये भी इसका एक्सेप्शन है। आगे लिखा है कर वंचना के उद्देश्य से संपत्ति का हस्तांतरण करने वाले का आय। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो टैक्स से बचने के लिए टैक्स की चोरी कुछ लोग करते हैं, तो अगर इस तरह का कोई ट्रांजैक्शन है, अगर गवर्नमेंट की नज़र में आता है तो सरकार क्या कहती है, टैक्स हाथों हाथ उस समय ही ले लेती है। नंबर 5, व्यापार तथा पेशे के बंद होने पर। जैसे मान लीजिए अब व्यापार और पेशा बंद होने वाला है, तो उस भी सरकार, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हाथों हाथ पैसे आपसे इनकम टैक्स से ले लेगा। वो इंतजार नहीं करेगा कि आप बंद करेंगे कब क्या करेंगे, आप वो उनको कहेगा भैया हमें पैसे सारे सारे दे जाओ। तो ये जो बच्चों इस तरह से पूरा ये इनकम टैक्स का चैप्टर 1 था, थोड़ा लेंदी चैप्टर है, तेज़ पढ़ाना पड़ता है, मेरी स्पीड थोड़ी तेज़ हो गई थी पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन इतनी स्पीड तो रखनी पड़ेगी ऑनलाइन क्लासेस में, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपको क्या करना है, इसको रिवीजन करना है बार बार। जैसे इसमें 9 पेज हैं टोटल, तो जैसे आयकर से तात्पर्य क्या है, इसकी विशेषताएँ क्या हैं, मैंने आपको बहुत तेज़ी पढ़ाया है। और आपको पढ़ने के बाद पेंसिल और कॉपी लेके बैठनी है, इसे नोट करने की जरूरत नहीं, इसमें से पढ़ते रहें। हाँ कोई प्रॉब्लम आती है उसे नोट कर लें, और इस प्रॉब्लम को मुझे मेल कर दें या मुझे व्हाट्सअप कर दें। मेरा नंबर आप सबके पास है ज़्यादातर, और मैं डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दे दूँगा, मेरे कॉलेज के बच्चों को तो सबका नंबर है ही। तो इनकम टैक्स के अंदर ये है, और इनकम टैक्स बहुत ही बोझिल सब्जेक्ट नहीं, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, मज़े ले लेके पढ़िए, एग्जाम्पल दे लेके पढ़ेंगे तो समझ में आएगा बहुत अच्छे से। और बस इसको थोड़ा रिवाइज़ करिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय।